हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के पेपर से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पहली बार आप बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे प्रेजेंट करके आना है, जिससे कि अगर आपके 60 नंबर आ रहे हो उसको 65 पे कैसे लेके जाएं, आपके 65 आ रहे हो तो उसको 68 पे कैसे लेके जाएं, आपके 68 आ रहे हो तो उसको 70 में कैसे लेके जाएं। वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। कुछ 8-10 पॉइंट हैं जो मेरे को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस ऑर्डर में आपको पेपर करना है, जिससे कि टाइम में आप पूरा पेपर कर पाओ। इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात कर रहे होंगे कि आपका जो सिलेबस है उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम आप वेस्ट करना मत, इसको 2x पे देख लेना जल्दी जल्दी, फिर पढ़ाई कर लेना। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, टॉपर्स की जब मैंने आंसर शीट देखी तो उस आंसर शीट में एक चीज मैंने यहां पे ऑब्जर्व करी कि टीचर टिक कहां पे मारता है। जो आपका यहां पे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, टीचर ने वहां टिक मारा है जहां पे अंडरलाइन है, टीचर ने वहां टिक मारा है जहां पे अंडरलाइन है, टीचर ने वहां टिक मारा है जहां पे अंडरलाइन है। तो अब समझ में आ रहा है हम क्यों कहते हैं कि आपको जहां पे अंडरलाइन, हम क्यों कहते हैं कि आपको अंडरलाइन करके जाना है। इसलिए कहते हैं जिससे कि टीचर आए, उसने देखा अच्छा ये यहां पे आंसर लिखा है अंडरलाइन में, टिक करा, आगे बढ़ गया। वो इतना टाइम ना दे कि वो बैठ के पूरा आंसर पढ़ रहा है। जितना टीचर के लिए आप आसानी रखोगे उतने अच्छे वो आपको नंबर दे देगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये हो गया पहला पॉइंट कि अंडरलाइन करते रहना है। अभी भी जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अभी से आदत बना लो कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो साथ साथ में अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिससे कि टीचर वहीं पे आके डायरेक्ट चेक कर दे। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ वर्क से रिलेटेड। ये मैंने 10th वाले बच्चों को भी बताया था, ये हम जो जेई वाले बच्चे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जब भी आप रफ वर्क कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका जो आखिरी पेज है आपके आंसर शीट का, आखिरी पेज में आपने लिख दिया कि ये रफ वर्क है, पहले ही काट दिया। अब इस रफ वर्क में मान लो आप न्यूमेरिकल का कोई रफ वर्क कर रहे हो, मान लो आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर आया 5वां, इस 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, उसका रफ वर्क आप कर रहे हो। तो या तो आप कहीं पे भी सॉल्व कर दिया, आपने 5वां कर दिया, फिर 6वां कहीं पे भी सॉल्व कर दिया, 6वां कर दिया, 7वां कहीं पे भी सॉल्व हुआ, मान लो 7वां नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम, 7वां यहीं पे ऐसे छोड़ के फिर 8वां करने लग जाएंगे। 8वां कहीं पे भी सॉल्व करा, फिर यहां पे लिख दिया हमने। फिर हम जब वापस 7वें पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे तो खिचड़ी बनी हुई है, हमें नहीं पता हमने कहां 7वां सॉल्व करा था, फिर हम वापस से जितना टाइम हमने पहले कैलकुलेशन में दिया था उतना ही बाद में दे रहे होंगे। तो इसलिए हम क्या करें, मैं आपको बताता हूं। हम ये करेंगे कि हमारा जो रफ वर्क वाला पेपर है उसमें हम क्या करेंगे ना, मान लो हमने 5वां क्वेश्चन आया, हमने 5वां क्वेश्चन का रफ वर्क करना है, तो यहां पे 5वां क्वेश्चन मेंशन कर देंगे, उसका रफ वर्क यहां पे करेंगे और फिर ऐसे बंद कर देंगे। फील समझ में आ रही है। मान लो हमारा 7वां क्वेश्चन आया, 7वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उसका हमें रफ वर्क करना है, तो हमने यहाँ 7वां मेंशन करा, उसका रफ वर्क कर दिया। मान लो हमसे 7वां नहीं हुआ तो हमने क्या करा, यहाँ पे जगह छोड़ दी और फिर हम 8वां करने चले गए। ये आंसर शीट है आपकी और ये रफ वर्क वाली शीट है। तो हमने क्या करा, 7वां थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, मान लो इसके आगे नहीं हो रहा, जगह छोड़ दी, फिर हमने 8वां करा, और यहाँ पे भी हमने ऐसे जगह छोड़ दी कि रफ वर्क हम यहाँ कर रहे थे 7वें का, फिर हमने 8वां का रफ वर्क यहाँ करा, 8वां यहाँ पे कंप्लीट करके हम आगे बढ़ गए। जब हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और हम वापस 7वें पे आएंगे तो हमारे पास रफ वर्क पहले ही पड़ा हुआ है, हमें पता है कहाँ हमने रफ वर्क कर रखा है। ये जेई में बहुत काम आता था, आपको मैथ्स में और फिजिक्स में और बहुत काम आएगा, जहां पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिससे कि आपका वापस से वो टाइम ना जाए रफ वर्क वाला जितना आपने पहले दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया हो गया आपको। दूसरी चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ऐसे रफ वर्क लास्ट पेज में नहीं करना है, तो मैंने एक चीज देखी यहाँ पे कि जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, मान लो आपको रफ वर्क लास्ट में नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि रफ वर्क इसी में कर सकते हो और साइड में कट मार देना। जैसे इसमें जो टॉपर था इसने एक जगह करा था, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड बस आप वेट करिए। देखो जैसे यहाँ पे बच्चे ने रफ वर्क करा है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो आखिरी पेज पे जाए, उसने यहीं पे साइड में रफ वर्क कर दिया, तो उसने क्या करा, ऐसे डब्बा बनाया और ऐसे कट मार दिया। आप देख पा रहे होगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये रहा। तो उसने साइड में रफ वर्क करा और ऐसे कट मार दिया। ये भी आप कर सकते हो, आपका जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आपके अगले पॉइंट पे, जो कि है तीसरा पॉइंट, एमसीक्यूज जो भी हैं आपके, उसमें आपको फुल आंसर लिखना है। ये नहीं कि ऐसे लिख के आ गए कि पहले का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, ऐसे लिख के आ गए। ये जब है जब आपके पास कम टाइम हो। ये गलत नहीं है कुछ भी ऐसा लिखना, पर अगर आप पूरा आंसर लिख के आओगे तो इससे फायदा ये रहेगा कि मान लो आपने ऑप्शन कुछ लिखा था, ठीक है, आप जल्दीबाजी में, मान लो आंसर था सी, आपने लिख दिया डी, पर आपने साइड में जो पूरा आंसर लिखा है वो सही लिखा है, तो टीचर उसको पूरा लिख के शायद पूरे नंबर दे दे। इसलिए ऐसा कहा जाता है। इस बच्चे ने भी ऐसे ही करा था, आप यहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आप कहोगे टाइम नहीं मिलता, ये तो टॉपर था, इसके पास सारा टाइम मिल रहा था। तो इसने क्या करा, मान लो फर्स्ट का डी है तो इसने लिख दिया कि डी ऑप्शन था आर इक्वल टू थीटा, सेकंड का ए है जिसका ऑप्शन का आंसर था रेजिस्टिविटी, थर्ड का ए है जो कि है मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो पूरा पूरा आपको आंसर वहां पे लिखना है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज जहां पे भी आप कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके मेंशन जरूर करना, उसके भी नंबर होते हैं। फॉर्मूला टीचर जो है ना
वो 5वीं का बच्चा है, ये मानना है हमें पेपर करते हुए। उसे कुछ नहीं पता, उसको हर चीज आपको बतानी है कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करा, यहाँ पे मैंने ये थ्योरम यूज करी। तो आप जहां पे भी कोई फॉर्मूला मेंशन कर रहे हो उसको वहां पे बताना, और हर एक एक्सप्रेशन का मतलब आपको बताना है। मान लो कोई आपने फॉर्मूला लिखा, जैसे मैं वापस इस पे आता हूँ टॉपर्स के आंसर शीट पे, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिखा और उस क्वेश्चन में उस वाले में जैसे ये था, वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे आगे बढ़ जा, ये देखो वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू ए टाउ, तो टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम एंड ए इज एक्सेलरेशन। तो ये नहीं कि इसको तो पता ही होगा ए का मतलब क्या है, वीडी का मतलब क्या है, टाउ का मतलब क्या है, लिख दो कि भाई इसका मतलब है रिलैक्सेशन टाइम और ए का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो जहां पे भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसके साइड में लिख दो कि इस एक्सप्रेशन का मतलब ये, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, वो है जहां पे भी आप डायग्राम बना सको वहां पे बना देना। आपको मान लो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं है डायग्राम नहीं बनाना है, फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है, बना देना, अच्छी बात है, पेपर अच्छा लगता है, आंसर शीट सुंदर लगती है। यहाँ पे भी इस बच्चे ने बहुत जगह बना रखे हैं डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे उसने डायग्राम बना दिया, ठीक है, आगे आप देखोगे तो इसने कई कई जगह बहुत सारे डायग्राम बना रखे हैं, यहाँ पे डायग्राम बना दिया, यहाँ पे डायग्राम बना दिया, जहां जहां पे उसको लग रहा था कि डायग्राम बन सकता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सवाल में उसने कुछ ना कुछ फिगर जरूर बनाई है। तो आप ये चीज कर सकते हो, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन जो टीचर है उसे लगेगी। आगे हम बढ़े तो ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, लिखते रहना मेरी जान, ये नहीं कि भाई सुन के चले गए अगले दिन पेपर ऐसे ही देने, लिखते रहना, याद रहे आपको ये चीज। डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ये एक और पॉइंट हो गया। आगे अगर हम बात करें, कहीं पे भी कोई भी रूल या फिर कोई भी थ्योरी आप यूज कर रहे हो तो कोशिश करना वहां पे वो एक्सप्लेन कर दो। आप कहीं पे लेंस लॉ यूज कर रहे हो तो वहां पे बता देना कि भाई यूजिंग दिस लॉ है, और उस लॉ के बारे में आपने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। आप राइट हैंड रूल यूज कर रहे हो तो आपको लिखना है वहां पे कि यूजिंग राइट हैंड रूल हमने ये डायरेक्शन निकाली है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती हैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन में। सेक्शंस को कहीं पे भी मिक्स नहीं करना है, ये आपका 7वां पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ना, आप किसी भी सेक्शन से शुरू करो। मान लो आपने सबसे पहले सेक्शन नंबर डी उठाया कि भाई मैं तो पहले भारी सवाल सारे करूंगा, फिर मैं सी में जाऊंगा, फिर मैं बी में जाऊंगा, फिर मैं ए में जाऊंगा। तो आपने मान लो सेक्शन डी करा, तो आपने आंसर शीट उठाई, आंसर शीट पे सबसे ऊपर लिख दिया सेक्शन नंबर डी, फिर उसके बाद जहां जहां पे सेक्शन डी वाले जो सवाल हैं वो सारे इस वाली हेडिंग के नीचे ही होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो आपका 27वां क्वेश्चन है, मेरे को नंबर नहीं पता, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो 27 आपने यहां करा, फिर आपने 28वां करा, फिर आपने 29वां करा। भैया मान लो मेरे को 30वां आता ही नहीं है, तो उसके लिए जगह छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होने चाहिए इसी हेडिंग के सारे नीचे। ये नहीं कि 28 उठा के लास्ट में कर रहे हैं कि भाई वहां पे लिख दिया कि प्लीज चेक लास्ट पेपर, टीचर को कष्ट मत दो। तो हमने क्या करा, यहीं पे जहां पे हम हेडिंग डाल रहे हैं उसी के नीचे सारे हमने सवाल क्या कहते हैं सॉल्व करे हैं। फिर उसके बाद मान लो अगले हमने सेक्शन डी सारा कर लिया, अब हमने हेडिंग डाली सेक्शन सी, अब सारे जो हमारे सी के सवाल हैं वो सारे सेक्शन सी के सवाल अब इसी के नीचे होंगे, अगले वाले पेज में भी इसी के नीचे होंगे। फिर हम सेक्शन बी हेडिंग डाली, फिर सारे उसके नीचे। मिक्स नहीं करना है, इसके सवाल उसमें कर दिया, इसका सवाल उसमें कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जो सेक्शन उठाओ उसको पूरा उसी के नीचे आपको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं 8th वाले पॉइंट पे, जो आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसका अलाइनमेंट सही हो। ये बहुत ही बेसिक चीज है पर बच्चे ना इसमें बहुत गलतियां करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो आपका ये पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। अब इस पेज में मान लो ये आपके साइड में मार्जिन है, मान लो 8वां सवाल है, उसमें आपको डिफरेंस बिटवीन कुछ करना है। तो आप क्या करते हो, ऐसे बीच में लाइन डालते हो, यहाँ पे एक हेडिंग डालते हो, यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालते हो। आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, इतना हो गया, यहां पे आपने इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा, वो मान लो 1 2 लाइन 3 लाइन में खत्म हो गया। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है यहां से शुरू करोगे, बिल्कुल सही है। इसका सेकंड पॉइंट कहां से शुरू करोगे? इसका सेकंड पॉइंट इसकी अलाइनमेंट में ही शुरू करोगे। ये नहीं कि इसका सेकंड पॉइंट यहां से शुरू कर दिया, इसका यहां पे और इसका यहां पे कर दिया कि भैया जगह की कोई बात नहीं, ये बीच की जगह छूट जाए कोई बात नहीं, आप इसकी अलाइनमेंट में ही सेकंड पॉइंट यहां पे करोगे। मान लो आपका सेकंड पॉइंट जो था वो बहुत नीचे तक चला गया, ठीक है, अब आपको थर्ड पॉइंट जो शुरू करना होगा इसका, वो कहां से करोगे? इसकी अलाइनमेंट में। तो आपने यहाँ पे थर्ड पॉइंट करा और यहाँ पे थर्ड पॉइंट। बहुत ही बेसिक सी बच्चों वाली चीज है, बट कुछ बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हम कहां भाग गए, हमारा कहां था वो, ये रहा, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें, डिफरेंस वाला क्वेश्चन की अलाइनमेंट आपको सही रखनी है, ये मैंने बता दिया। आगे कैलकुलेशंस को आराम से करना है, हौले हौले, जल्दी, ट्रेन नहीं भागी जा रही हमारी। मैंने अपने मैथ्स के पेपर में 95 नंबर स्कोर करे थे और मैं आखिरी में निकला था, बिल्कुल मेरे से पहले आधे आधे घंटे पहले बच्चे भाग गए थे। मेरे 95 नंबर आए थे अपने मैथ्स के पेपर में, फिजिक्स में 92 आए थे। जब मेरे 12th का पेपर था, 2019 का पेपर था, सबसे मुश्किल पेपर। मैंने बहुत आराम से कैलकुलेशन करी थी, क्योंकि क्या है, हमने एक बार मान लो जल्दी जल्दी में करी, कुछ गलती होगी, फिर वापस काट के फिर उसको शुरू से कर रहे हैं, टाइम उल्टा ज्यादा लग रहा है।
अगर एक ही बारी में हम आराम आराम से चेक वहीं पे चेक करते करते कि ये सही लिख रहे हैं, ये सही लिख रहे हैं, ये सही लिख रहे हैं, अपने जोन में बैठे हुए हैं, आसपास हम कुछ नहीं देख रहे क्या चल रहा है, ऐसे करनी है हमें कैलकुलेशन, हौले हौले आराम आराम से, कहीं पे भी सिल्ली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत रिग्रेट रहता है। ठीक है जी, कहीं ट्रेन नहीं भागी जा रही, आराम से करनी है हमें कैलकुलेशन। रिवीजन का जो टाइम आपका बचा है, जो आखिरी में आप 10-15 मिनट रिवीजन के दे रहे होगे, उसमें बहुत सारी चीजें आप चेक करते हो, ये एसआई यूनिट वगैरह, ये सारी चीजें। एक चीज ध्यान रखना कि आपने जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करा है उसके साइड में वो नंबर मेंशन हो, कि भाई मान लो हम क्या करते हैं ना, मेरे साथ वैसा बहुत होता था, मैं डायरेक्ट कई बार एक्साइटमेंट में आके मैंने लिया भैया ये मार्जिन बनी हुई है, लिया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आगे बढ़े, और इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर मेंशन ही नहीं करा। तो ये चीज एक बार रिवीजन टाइम में देख लेना कि हर क्वेश्चन के साइड में, हर आंसर के साइड में हमने क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रखा है या नहीं कर रखा। अब आते हैं हम अगले पेज पे, पिछला पेज पे अगर आपको देखना हो वापस देख सकते हो, सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आपका जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम मैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ और हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और बच्चों को भी बहुत काम आएगा। पहला काम आपका होगा, जहां जहां पे भी ऐसा यूनिट्स हैं उसको अंडरलाइन कर देना। जहां पे भी आपको दिख रहा है, कहीं पे सेंटीमीटर लिखा है, कहीं पे मिलीमीटर लिखा है, कहीं पे ओम लिखा है, कहीं पे ओम लिखा है, कहीं पे कोई भी ऐसा यूनिट है उसको अंडरलाइन कर देना। ये क्यों करना है भैया, मेरे साथ क्या होता था ना 10वीं में कि मैं यूनिट कन्वर्जन भूल जाता था, मैं किसी भी यूनिट में लिख देता था, आंसर निकाल देता था, फिर सोचता था अरे यार यहाँ तो यूनिट कन्वर्जन करना था, फिर करता था मैं, या फिर ऐसे ही छोड़ के आ जाता था, नंबर कट जाते थे। तो मैं क्या करता था, अब रीडिंग टाइम में ना पहले ही हाईलाइट कर लेता था जहां जहां पे यूनिट्स हैं, जिससे कि जब मैं उस क्वेश्चन पे आऊं, जब मैं पेपर करते वक्त उस क्वेश्चन पे आऊं, तो मेरे दिमाग में अंडरलाइन देखते ही पहले घंटी बज जाए, यहां पे यूनिट कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मेरे को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, तब उसके बाद मैं आंसर को करूंगा। बहुत सिल्ली मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं, आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जहां जहां पे आपको चॉइस मिले हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस है कि ये वाला पार्ट करो या ये वाला पार्ट करो, रीडिंग टाइम में ही बैठ के आराम से एनालाइज करके सोच लेना कि मेरे को कौन सा करना है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने गलत पार्ट चूज कर लिया, और फिर उसके बाद मैं उसको करने के बाद मेरे को लगा ये तो भारी है, अब मैं काट के वापस कर रहा हूँ दूसरे वाला। तो हमने रीडिंग टाइम में ही अपने दिमाग में उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, सोचा हाँ ये वाला आसान रहेगा, ये वाला लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें हम कुछ लिख तो सकते ही नहीं है, पर दिमाग में हम हर चीज कर सकते हैं, तो वो वाला काम करना। सेम काम असर्शन रीजन, लिख हम कुछ नहीं सकते पर दिमाग में हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो हम असर्शन रीजन वाले जितने भी सवाल हैं उनके आंसर रीडिंग टाइम में ही सोच लेंगे। ये नहीं हो कि पेपर जब हम कर रहे हैं उस समय पे बैठ के असर्शन रीजन का सोच रहे हैं यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसा ना हो। आगे हम बात करें तो टाइम कैसे हमें डिवाइड करना है, ये मैंने आपको इंग्लिश के पेपर में बताया था, यहां भी बता देता हूं। 70 मार्क्स का आपका पेपर है, 180 मिनट आपको मिले हैं, इसको काट के 170 मानेंगे क्योंकि हमने 10 मिनट रिवीजन का पहले से ही सिक्योर करके रख दिए। 70 मार्क्स के लिए अगर 170 मिनट है हमारे पास, तो हमारे पास 1 मार्क्स के लिए कितने मिनट होंगे, अराउंड 2.4 मिनट। इसको और छोटा मान लें हम, अगर 2 मिनट मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है। तो अब जब भी हमारे सामने कोई सवाल आएगा, मान लो 1 मार्क्स का सवाल है, तो हमारे पास मैक्सिमम उसके लिए 2 मिनट है, उससे जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया, उससे लेट हमें नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब भैया हम बार बार ऐसे घड़ी देखते रहेंगे या सामने देखते रहेंगे कि अरे 1 मार्क्स 2 मिनट, दूसरा मार्क्स ओए हो 4 मिनट हो गए, ऐसा नहीं करेंगे हम। थोड़ा सा और स्मार्ट खेलेंगे, यहाँ तो हमने स्मार्ट खेल ही लिया, थोड़ा सा और स्मार्ट खेलेंगे। मान लो आपने सेक्शन सी उठाया, सेक्शन सी 15 मार्क्स का है, सेक्शन सी 15 मार्क्स का है। अब 1 मार्क्स के लिए अगर हमारे पास 2 मिनट है तो 15 मार्क्स के लिए हमारे पास 30 मिनट हुए। मतलब कि जब मैं सेक्शन सी अपनी हेडिंग लिखूंगा, मैं सामने घड़ी में या फिर अपने हाथ की घड़ी में देख लूंगा कि मेरे पास अब आधा घंटा है मैक्सिमम, इसमें मेरे को सारे सवाल करने हैं। इस तरह से हम टाइम मैनेज करेंगे तो हमारा आखिरी में जाके सारा पेपर हो जाएगा और हमारे पास 10 से 15 मिनट रिवीजन के लिए भी बचेंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात। आगे हम बात करते हैं आपके सिलेबस कंप्लीशन के बारे में, आपको क्या क्या चीज की इस समय ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है आपके डेरिवेशंस। डेरिवेशंस के लिए मैंने आपके बहुत टाइम पहले आपको डेरिवेशंस की एक पूरी पीडीएफ बना के दे दी थी, जिसमें मैंने अपने हाथ से सारी डेरिवेशंस जितनी भी हैं हर एक चैप्टर की, वो आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सब चीज मैंने हैंड रिटन यहाँ पे हर एक चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो सारी लिख रखी है। वो डेरिवेशन है जो तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर जो है वो भी यूज कर रहे हैं। मेरे पास कई बच्चों के मेल वगैरह आए कि भैया हमारा कोचिंग में हमारे टीचर इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत प्यार से मैंने अपने हाथ से लिखी हैं, आप इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें शायद जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली डेरिवेशंस हैं वो नहीं है, वो आप कहीं पे देख लेना। बाकी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो सारी मैं अपने हाथ से लिख रखी हैं, सारे डायग्राम आपको यहाँ पे बनाए हुए दिख जाएंगे। ये हो गई पहली चीज आपकी कि डेरिवेशंस के लिए आप जो बुकलेट है मैंने जो दे रखी है उस पीडीएफ को नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। शायद आपके पास आ भी गई हो, दोस्तों ने फॉरवर्ड कर दी होगी।
दूसरी चीज, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कहां से करें भैया? न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहला काम है आपका एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ जाने चाहिए। जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होना है, ये पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सारे आप कर लेना। इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखी है मैंने, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ने नहीं दे रखे, चैप्टर वाइज हमने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने न्यूमेरिकल्स की एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करी और साथ साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उतने कर लिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा टाइम भी हमारे पास अभी है नहीं। थ्योरी के लिए आप या तो वन शॉट वीडियो देख लो, ठीक है, कोई भी चैनल की जिसकी आपको प्यारी लगती हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता हो, जिससे आपने पूरे साल पढ़ा हो, उस चैनल से जाके आप अपनी वन शॉट एक वीडियो देख सकते हो। सभी हमारे दोस्त हैं यार, आप किसी की भी देखो। और साथ साथ आपने एक बार वन शॉट देख लिया तो आपको पूरे चैप्टर का आइडिया हो गया। अब इसके बाद आप नोट्स यूज कर सकते हो, या तो आपने खुद बनाए हो, आपके टीचर ने दिए हो, ट्यूशन टीचर ने दिए हो, या फिर काफी यूट्यूब चैनल ने दे रखे हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेरिवेशंस के लिए आपने पीडीएफ जो मैंने दे रखी है उसका यूज कर लिया, न्यूमेरिकल्स के लिए आपने एनसीईआरटी यूज करी, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों की पीडीएफ मैंने दे रखी है। थ्योरी के लिए आप किसी भी एक प्यारे चैनल की वन शॉट देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और जहां से भी आपको नोट्स मिले हुए हैं वो आप थ्योरी के लिए यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एक दो सैंपल पेपर लगा लेना टाइम के साथ, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रणभूमि में जाके कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा पेपर जाएगा। फिजिक्स का पेपर जो होता है बहुत ज्यादा टफ आता है हर साल से, क्या कहते हैं, देखा है हमने। पिछले सालों में तो एक दो दिन का ही गैप मिलता था, आपको काफी ज्यादा गैप मिला है, तो आपके ऊपर भार थोड़ा ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पर टेंशन नहीं लेनी है। आराम आराम से हम करेंगे, हौले हौले पेपर करेंगे, पूरा होगा, अच्छा जाएगा। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेके हमें एग्जाम सेंटर में जाना है। किसी से बातचीत नहीं करनी है, आसपास हमारा कोई भी दोस्त खड़ा हो उससे ये डिस्कशन नहीं करना है कि तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, टेंशन नहीं लेनी हमें। सुबह आराम से उठेंगे, है ना, आराम से उठ के पानी वानी पी के फ्रेश होके आराम से जाएंगे पेपर देने, और लिख के अपने घर पे वापस आएंगे। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, इसके बाद अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो इसलिए इसको सर पे नहीं चढ़ने देना। पहले आप हो, आपकी हेल्थ है, उसके बाद ये एग्जाम्स है। ठीक है, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले पेपर में। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय। अब जाओ जल्दी से और अपने बैठ के पढ़ाई करो, बाय।